नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 1 जून और आज हम बात करेंगे आज के महत्वपूर्ण डीएनए के टॉपिक पे। आगे बढ़ने से पहले जैसे कि मैं रोज़ कहता हूं कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कोई भी महत्वपूर्ण सुझाव देना हो तो आप देने के लिए स्वतंत्र हैं। व्हाट्सअप का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है, फेसबुक ग्रुप का लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे लिंक दिया होता है। तो लिंक पर जब क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट हमारी संस्थान से यानी अर्थात युक्ति आईएएस से आप जुड़ जाएंगे। ठीक है। और ये संस्थान का खूबसूरत सा नंबर है, दिए गए नंबर पे कोई भी संपर्क कर सकते हैं। कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना हो, कोई भी क्लास ज्वाइन करना हो तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। इसके पहले आज मैंने एक और वीडियो दिया था कि कल जो डीएनए का टेस्ट हुआ था, जो पेड ग्रुप के मेंबर है जिनका टेस्ट कल हुआ था 15 क्वेश्चन का, पूरा अप्रैल का टेस्ट हुआ था, तो उसी का एनालिसिस मैंने आप लोगों को दे दिया था। आप लोगों ने अच्छे से देखा भी होगा उसको। इस समय गला एकदम ठीक है, स्वस्थ हूँ एकदम। तो चलिए आज हम 1 तारीख है और नया शुरुआत करते हैं। 5 जून को कंफर्म भी हो जाएगा कि यूपीएससी का प्रीलिम्स कब होने वाला है। तो समय बहुत कम बचा हुआ है और सब लोग कमर कस लें अपना। तो बहुत जल्द प्रीलिम्स होगा, थोड़ा भी मौका नहीं मिलेगा, तो इसलिए कमर कस लीजिए आप लोग। तो चलिए आज के पहले टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं, सीधे जीडीपी पे ही चलते हैं। पैसा ही मनी है तो हनी है। तो चलिए जीडीपी पे स्टार्ट करते हैं। जीडीपी वृद्धि दर में गिरावट। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019 और 20 की अंतिम तिमाही अर्थात जनवरी से लेकर मार्च तक माह में सकल घरेलू उत्पाद, जिसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, जीडीपी कहते हैं, की वृद्धि दर 3.1% तक गिर गई है। ठीक है, फॉल हो गई है यानी गिर गई है। वहीं राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा जारी अनुमान एस्टीमेट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019 और 20 में जीडीपी वृद्धि दर 4.2% के साथ 11 वर्षों के न्यूनतम स्तर पर आ सकती है, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष 18 और 19 में 6.1% थी। ठीक है, तो ये एनएसओ का आंकड़ा है, ये भी एनएसओ का आंकड़ा है, जो इसमें बताया गया कि 19 और 20 की अंतिम तिमाही अर्थात जनवरी से लेकर माह के बीच में जो भी बीच का कैलकुलेशन था, जो सकल घरेलू उत्पाद था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था, कि वृद्धि दर में 3.1% की गिरावट आई है, अर्थात गिर गई है। और वहीं एनएसओ द्वारा जारी एस्टीमेट के अनुसार 19 और 20 के जीडीपी वृद्धि दर 4.2% के साथ 11 वर्षों के न्यूनतम स्तर पर आ सकती है, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष में कितना था, 6.1% था। तो घबराने की बात नहीं है, पूरी दुनिया में समस्याएं हैं, कोई हम लोग के लिए नई तो समस्या है नहीं, लेकिन फिर भी जीडीपी गिर रही है, थोड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यही बताने का कोशिश किया गया है फिगर में कि डाउनवर्ड स्पायरल जो है, इंडिया रियल जीडीपी ग्रोथ रेट स्लोड टू 3.1 फॉर द 4th क्वार्टर ऑफ FY 2020। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट एट 7.5% saw a marginal improvement compared to a previous quarter। ठीक है, फिगर के माध्यम से बस बताने की कोशिश किया गया है। ठीक है, तो ये आप लोग फिगर देख लीजिएगा आराम से। आप लोग फिगर को ही हिंदी में ट्रांसलेट कर दे रहा हूँ। वित्तीय वर्ष 2019 और 20 में जीडीपी वृद्धि दर रही है, अगर पहली तिमाही की मैं बात करूँ अप्रैल से लेकर जून में, ठीक है, तो जीडीपी वृद्धि दर रही थी 5.2%। दूसरी तिमाही की बात करूं जुलाई से सितंबर, आपको पता होगा कि तिमाही कैसे चलती है, अप्रैल से स्टार्ट होता है। तो देखिए अप्रैल से कैसे जून में 5.2% था, दूसरी तिमाही जुलाई से सितंबर चलेगी तो 4.4% जीडीपी था, तीसरी तिमाही अक्टूबर से दिसंबर था तो 4.1% था, और चौथी तिमाही यानी मार्च तक जीडीपी कौन सा रहा, 3.1% रही है। तो यही ऊपर भी बताया गया है कि 3.1% जो ये बताया गया है कि गिर गई है। ठीक है, तो यही बताइए कि कोशिश किया गया आप लोगों को। अंतिम तिमाही की वृद्धि दर में कमी के क्या कारण है, कारण जान लेते हैं। वित्तीय वर्ष 2019 और 20 की अंतिम तिमाही की वृद्धि दर से संबंधित आंकड़े स्पष्ट तौर पर 25 मार्च से शुरू हुए कोविड-19 लॉकडाउन के पहले सप्ताह के प्रभाव को दर्शाता है। इस तिमाही के दौरान जीडीपी वृद्धि दर में कमी के लिए विनिर्माण और निर्माण क्षेत्रों में हुए तेज संकुचन को भी एक प्रमुख कारण माना जा रहा है। जहां विनिर्माण क्षेत्र, जिसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहते हैं, में -1.4% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है, वहीं निर्माण क्षेत्र, जिसे कंस्ट्रक्शन सेक्टर में -2.2% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, तो ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में -1.4% की, और कंस्ट्रक्शन, जिसे निर्माण क्षेत्र कहते हैं, कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में
-2.2% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। इनके अनुसार वित्तीय वर्ष 2019 और 20 में अन्य सभी क्षेत्रों का प्रदर्शन भी काफ़ी धीमा रहा है। यहाँ पे नोट में भी आप लोग को बता देने की कोशिश किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2019 और 20 की अंतिम तिमाही के दौरान कृषि और सरकारी क्षेत्र में क्रमशः अर्थात कृषि में 5.9% और सरकारी खर्च में 10.1% की वृद्धि दर्ज की गई है, जिन्होंने गिरती हुई अर्थव्यवस्था को संभालने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। 2019 और 20 का आंकड़ा जो दिया गया था, वित्तीय वर्ष 2019 और 20 की अंतिम तिमाही में कोविड-19 का प्रभाव सीमित था। हालांकि वैश्विक आर्थिक गतिविधियों में मंदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को काफ़ी प्रभावित किया था। जीडीपी जो 2019 और 20 से संबंधित कुछ प्रमुख आंकड़े हैं जो मैं बता रहा हूं आपको। जीडीपी ग्रोथ रेट 4.2% रही है, 2019 और 20 में रहा है, जो कि 2018 और 19 में कितना था, 6.1% था। जीडीपी का आकार 145 लाख करोड़ रुपए स्थिर मूल्य पे यानी 2011-12 पे इसे रियल जीडीपी भी कहा जाता है। जीडीपी का आकार 203 लाख करोड़ वर्तमान मूल्य पर इसे नॉमिनल जीडीपी भी कहा जाता है। तो बस इसको जान लीजिए आप लोग, और इम्पॉर्टेंट है एक एक जो फिगर जो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम की अगर बात करूँ तो 94,954 स्थिर मूल्य पर, जबकि 1,34,226 वर्तमान मूल्य पर है। राजकोषीय घाटा की बात करूँ तो राजकोषीय घाटा 4.6% है, जबकि सरकार का अनुमान 3.8% है। कृषि में 4%, मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण में 0.003% है, 0.03% है, और कंस्ट्रक्शन में 1.3% विकास दर रहा है। विनिर्माण क्षेत्र की स्थिति सबसे खराब देखी गई है, ठीक है। तो ये रहा आज पूरा का पूरा पहला टॉपिक जो मैंने आपको बताया। आराम से इसको पढ़िएगा कि जीडीपी दर में गिरावट देखी गई है और कैसे कैसे क्या है 2019 और 20 की अंतिम तिमाही में क्या है, क्योंकि आपको पता होगा कि तिमाही अंतिम क्यों कहा गया है। तो आपको पता होगा अप्रैल मई जून एक होता है, जुलाई अगस्त नीचे बताया गया है आप लोगों को। ये तिमाही का आंकड़ा ऐसे ही चलता है, तो जिनको नहीं पता वो ध्यान से देख लेंगे अपना। तो ये अंतिम तिमाही इसीलिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। तो 3.1% तक गिर गई है। और वही एनएसओ के द्वारा जो कहा गया 19-20 में जीडीपी में 4.2% के साथ 11 वर्षों के न्यूनतम स्तर पर 6.1% थी 2018-19 में। अब 19-20 में आपका 4.2% का बता देंगे। ये पूरा का पूरा डिटेल आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अंतिम तिमाही वृद्धि की कमी के कारण क्या है, सारा का सारा बता दिया गया है कि 25 मार्च से शुरू हुए कोविड-19 लॉकडाउन के प्रभाव पहले सप्ताह के प्रभाव को दर्शाता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ध्यान से देख लीजिएगा -1.4% है, और निर्माण क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन में -2.2% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। और ये भी आप ध्यान से देख लीजिएगा कि वित्तीय वर्ष 19 और 20 की अंतिम तिमाही के दौरान कृषि और सरकारी क्षेत्र में क्रमशः 5.9% और 10.1% की वृद्धि दर्ज की गई है, जिन्होंने गिरती हुई अर्थव्यवस्था को संभालने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 की अंतिम तिमाही में कोविड-19 का प्रभाव सीमित था, आपको पता ही है, मार्च के बाद ही सब कुछ चालू हुआ था। हालांकि वैश्विक आर्थिक गतिविधियों ने मंदी में भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। और ये सारा का सारा जो डेटा दिया गया है, खास करके जीडीपी ग्रोथ रेट, जीडीपी का आकार कितना होना चाहिए, पर कैपिटा इनकम कितना है, राजकोषीय घाटा कितना है, कृषि में कितना है, मैन्युफैक्चरिंग में कितना है, और कंस्ट्रक्शन में कितना दिया, पूरा का पूरा एक एक डेटा आप लोग ध्यान से इसको देख लीजिएगा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा खराब स्थिति यहाँ पे बताई गया है कि विनिर्माण क्षेत्र का सबसे स्थिति खराब दिखाया गया है। तो ये रहा आज का पहला टॉपिक, ठीक है। चलिए हम चलते हैं अब दूसरे टॉपिक पे। मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ, ठीक है। अग्निपथ मत पढ़िएगा आप लोग, अग्निप्रस्थ है, ठीक है। 28 मई 2020 को आईएनएस कलिंग में अग्निप्रस्थ नामक एक मिसाइल पार्क की आधारशिला रखी गई है। जब भी कोई पार्क की आधारशिला रखी जाती है तो उससे क्वेश्चन यूपी पीसीएस में या स्टेट पीसीएस में या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिसाइल पार्क का उद्देश्य वर्ष 1981 से लेकर अब तक आईएनएस कलिंग के मिसाइल इतिहास की एक झलक दिखाना है, ठीक है। देखिए लिखा है कि फाउंडेशन स्टोन फॉर ए मिसाइल पार्क कॉल्ड अग्निप्रस्थ, ठीक है, अग्निप्रस्थ was laid at INS Kalinga. The missile park aimed to provide information about the history of INS Kalinga. The main attraction of the park is the P-70 amethyst, ठीक है। तो ये देखिए फिगर देख लीजिए आप लोग, फिगर देखिए और खुश हो जाइए आप लोग। इस मिसाइल पार्क की स्थापना मिसाइलों और ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट है, जो ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट GSC की प्रतिकृति के साथ की गई है, जो यूनिट द्वारा संचालित की जा रही मिसाइलों के विकास को प्रदर्शित करते हैं। इन प्रदर्शनियों को स्क्रैप अप्रचलित ऑब्सोलेट इन्वेंट्री से बनाया गया है, जिन्हें आंतरिक रूप से पुनर्निर्मित किया जा रहा है।
इस पार्क का मुख्य आकर्षण P70 एमेटिस्ट जो दिया है, एमेटिस्ट जो लिखा हुआ है, इंग्लिश देख लीजिए ध्यान से आप लोग। यह एक एंटी शिप मिसाइल है जिसे पानी के नीचे लॉन्च किया जाता है, जो वर्ष 1988 और 91 के दौरान भारतीय नौसेना में सेवारत थी। यह मिसाइल पार्क मिसाइलों और मिसाइल प्रौद्योगिकियों में रुचि रखने वालों लोगों के लिए आकर्षण का एक प्रमुख केंद्र होगा। ठीक है, तो इसका क्या क्या है और कहाँ किया गया है, कमेंट मार के बताइएगा आप लोग कि INS कलिंग जो है, कलिंग ये कहाँ पे मतलब किया गया है, किस स्टेट में पड़ता है। ठीक है, तो अगर जिनको पता हो तो कमेंट मार के आप बता सकते हैं आप। तो 28 मई को किया गया है। एक मिसाइल पार्क की आधारशिला रखी गई है। मिसाइल पार्क का उद्देश्य क्या है कि 1981 से लेकर अब तक INS कलिंग के मिसाइल इतिहास की झलक दिखाना है। ये पूरा का पूरा फोटो देख लीजिए। और इस मिसाइल पार्क की स्थापना जो है मिसाइल और ग्राउंड स्पोर्ट इक्विपमेंट जो दिया हुआ है की प्रकृति के साथ की गई है, जो यूनिट द्वारा संचालित की जा रही मिसाइलों के विकास को प्रदर्शित करते हैं। इन प्रदर्शनियों को स्क्रैप इन्वेंट्री से बनाया गया है, जिन्हें आंतरिक रूप से पुनर्निर्मित किया जा रहा है, ये भी बताया गया है। मुख्य आकर्षण क्या है, P70 एमेटिस्ट जो दिया हुआ है वो है। यह एक एंटी शिप मिसाइल है जिसे पानी के नीचे लॉन्च किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिएगा। 1988 और 91 के दौरान भारतीय नौसेना में सेवारत था। यह मिसाइल पार्क मिसाइलों और मिसाइल प्रौद्योगिकियों में रुचि रखने वाले लोगों के लिए आकर्षण का एक प्रमुख केंद्र होगा। ठीक है, तो ये रहा दूसरा टॉपिक आपका, मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ। तीसरा देखते हैं उइगर मानवाधिकार विधेयक। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से पढ़िए आप लोग। एक एक लाइन को मैं पढ़ाता हूँ आप लोग को। उइगर मानव अधिकार विधेयक हाल ही में अमेरिका के प्रतिनिधि सभा, जिसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, ने उइगर मानवाधिकार विधेयक, उइगर ह्यूमन राइट्स बिल को मंजूरी दी है। विधेयक में ट्रंप प्रशासन से चीन के उन शीर्ष अधिकारियों को दंडित करने की मांग की गई जिनके द्वारा अल्पसंख्यक मुसलमानों को हिरासत में रखा गया है। ठीक है, विधेयक के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति को चीन में मुसलमानों के खिलाफ होने वाली अपराध की निंदा करनी होगी तथा शिनजियांग प्रांत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में शिविरों को बंद करने की अपील करनी होगी। ठीक है, ये विधेयक के अनुसार ऐसा कहा गया है। तो ये देखिए फिगर के माध्यम से बताया गया है, देख रहे हैं ये फिगर। जियांग प्रांत है, यहाँ पे ये रशिया है, मंगोलिया है, ये चाइना है, ये कसगर है, ये तुर्फान है। ठीक है, हाँ, तो यही मैं आपको बता रहा था, किसी का फ़ोन आ गया था। ये चाइना का पूरा फिगर देख लीजिए आप। ये कसगर है, तुर्फान है, उर्मई है, जिंगयांग है, कजाकिस्तान है, रशिया है, बीजिंग है, संगाई है, हांगकांग है, ये इंडिया है। ये फिगर आप लोग बस देख लीजिए आप लोग। उइगर देख लीजिए, ये पूरा का पूरा डिटेल दे दिया गया है, 11.45 मीटर। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ पूरा डिटेल आपको। यह विधेयक वरिष्ठ चीनी अधिकारियों, जिनमें शिनजियांग कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव आदि शामिल हैं, के खिलाफ प्रतिबंधों का आह्वान करता है। अब हम बात करते हैं उइगर मुस्लिम आखिर है कौन। ठीक है, उइगर मुस्लिम कौन है। यह एक तुर्क अल्पसंख्यक जाति समूह है जो मध्य और पूर्वी एशिया के सामान्य क्षेत्र से सांस्कृतिक रूप से जुड़ा हुआ है। जिंगयांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र में उत्तरी पश्चिमी चीन में उन्हें चीन के 55 आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त जाति अल्पसंख्यकों में से एक माना जाता है। ठीक है, तो पश्चिमी चीन में आपको फिगर में भी दिखाया गया, ये पश्चिमी चीन देख लीजिए, माना जाता है। उग्रवादियों को चीन द्वारा एक बहुसांस्कृतिक राष्ट्र के भीतर एक क्षेत्रीय अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता प्राप्त है। चीनी सरकार उइगुरों को स्वदेशी समूह की होने की धारणा को खारिज करती है। उइगुरों ने पारंपरिक रूप से तरीम बेसिन के भीतर ताकाल मकन रेगिस्तान में बिखरे हुए सीपियों की एक श्रृंखला को बसाया है, एक ऐसा क्षेत्र जिसे ऐतिहासिक रूप से चीन, मंगोलों, तिब्बतियों और विभिन्न तुर्कीवादी राजनीति सहित कई सभ्यताओं द्वारा नियंत्रित किया गया है। 10वीं शताब्दी में धीरे धीरे उइगर का इस्लामीकरण होने लगा और 16वीं शताब्दी तक अधिकांश उइगर मुस्लिम के रूप में पहचाने जाने लगे। तब से इस्लाम ने उइगर संस्कृति और पहचान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चीन के दूसरे क्षेत्र में रहने वाले उइगरों का सबसे बड़ा समुदाय उत्तर मध्य हुनान के ताओ युआन काउंटी में रहने वाले उइगर है। मध्य एशियाई देशों जैसे कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान में उइगुरों की महत्वपूर्ण प्रवासी समुदाय मौजूद है। छोटे समुदाय कनाडा में रहते हैं, जैसे जर्मनी, बेल्जियम, नॉर्वे, स्वीडन, रूस, सऊदी अरब, टर्की, तुर्की, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और नीदरलैंड। चीन के शिनजियांग प्रांत में इनकी जनसंख्या तकरीबन 40% है। उइगर मुस्लिम चीन के शिनजियांग प्रांत में निवास करने वाले अल्पसंख्यक हैं। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन के विशेषज्ञों के अनुसार कम से कम 1 मिलियन उइगर मुस्लिम और
अन्य अल्पसंख्यक समूहों को सिंजियांग प्रांत के शिविरों में नजरबंद रखा गया है। ठीक है, ये बताने का पूरा कोशिश किया गया उइगर मुस्लिम के बारे में। अभी फिर रिपीट कर दूंगा। अब देखते हैं कि चीन का क्या पक्ष है, चीन क्या कहता है। चीनी सरकार ने लगातार दावा किया है कि वह सिंजियांग प्रांत के शिविरों में लोगों को स्वैच्छिक शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। चीन ने उइगुरों तथा अन्य अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार संबंधी घटनाओं से इनकार किया है। चीन के अनुसार वह उइगुरों तथा अन्य अल्पसंख्यकों को इस्लामी चरमपंथ तथा अलगाववाद से बाहर लाने के लिए उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण दे रहा है। अमेरिका का क्या पक्ष है, ये भी जान लेते हैं। अमेरिका का मानना है कि सिंजियांग में आधुनिक नज़रबंदी के शिविर हैं जहां होलोकास्ट अर्थात बड़े स्तर पर नरसंहार के बाद इतने बड़े स्तर पर लोगों का दमन किया जा रहा है। अनेक लीक हुए दस्तावेजों के अनुसार शिविरों को उच्च सुरक्षा वाली जेलों के रूप में चलाया जा रहा है, जिसमें कठोर अनुशासन दंड की व्यवस्था है तथा इन शिविरों से किसी को बाहर जाने की अनुमति नहीं है। अब हम देखते हैं भारत का क्या हित है। अनेक मुस्लिम बहुसंख्यक देशों का मानना है कि भारत चीन की मुस्लिम अल्पसंख्यक नीति का खुलकर विरोध नहीं करता है, क्योंकि भारत खुद कश्मीर जैसे क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों के खिलाफ कठोर नीति की ओर बढ़ावा दे रहा है। तो ये भारत का हित की बात कहा गया है। तो ये रहा पूरा का पूरा आज का तीसरा जो टॉपिक था, उइगर मानवाधिकार विधेयक है। जरूर पढ़ लीजिएगा, चाइना से रिलेटेड है और क्या क्या अमेरिका के प्रतिनिधि सभा ने एक मानवाधिकार विधेयक लाया है, मंजूरी दी है। और विधेयक में ट्रंप प्रशासन ने चीन के उन शीर्ष अधिकारियों को दंडित करने की मांग की है जो अल्पसंख्यक मुसलमानों के हितों को हिरासत में रखा गया है, जिनके द्वारा अल्पसंख्यक मुसलमानों को हिरासत में रखा गया, उन्हें दंडित करने की मांग की गई है। विधेयक के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति, जैसे बताया मैंने, कि चीन में मुसलमानों के खिलाफ होने वाली अपराध की निंदा करनी होगी तथा सिंजियांग प्रांत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में शिविरों में बंद करने की अपील करनी होगी। ठीक है, और यह विधेयक चीनी अधिकारियों, जिसमें सिंजियांग कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव आदि शामिल हैं, के खिलाफ प्रतिबंधों का आह्वान करता है। ठीक है, उइगर मुस्लिम के बारे में पूरा बताया मैंने कि एक तुर्क अल्पसंख्यक जाति समूह है जो मध्य और पूर्वी एशिया के सामान्य क्षेत्र के सांस्कृतिक रूप से जुड़ा हुआ है। ये पूरा का पूरा जो डिटेल बताया आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको। और ठीक है, कहाँ कहाँ ये निवास करते हैं। उइगर ने पारंपरिक रूप से तरीम बेसिन के भीतर तकाल मकान रेगिस्तान में बिखरे हुए सीपियों की एक श्रृंखला को बसाया, सब बताया हूँ मैं आपको। और ऐतिहासिक रूप से कहाँ कहाँ सब कुछ बताया गया है इसमें। 10वीं शताब्दी में कहाँ बताया गया, चीन के दूसरे क्षेत्र में कहाँ कहाँ रह रहे हैं, सब बता दिया है मैंने आपको। मध्य एशियाई देशों में कहाँ कहाँ क्या क्या है इनका, छोटे देशों में कनाडा में रहते हैं कहाँ कहाँ बताया, समुदाय में चीन के सिंजियांग प्रांत में इनकी जनसंख्या कितना है, ये सब बता दिया गया आपको। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार क्या कम से कम 1 मिलियन उइगर मुस्लिम और अल्पसंख्यक समूहों को सिंजियांग प्रांत के शिविरों में नज़रबंद रखा गया है, यह यूनाइटेड नेशन के विशेषज्ञों के अनुसार कहा गया है। चीन क्या कहता है कि हम व्यावसायिक प्रशिक्षण और शैक्षिक शिक्षा दे रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे। उनका चीन का ये पक्ष रखा गया है कि इस्लामी चरमपंथ अलगाववाद से बाहर लाने के लिए उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया रहा है। अमेरिका का पक्ष कुछ और कहता है, अमेरिका कुछ और कहने पर लगा हुआ है। ठीक है, तो अमेरिका का पक्ष देख लीजिएगा, फिर भारत का पक्ष बता दिया गया आप लोग को। तो ये पूरा का पूरा डिटेल दे दिया गया है, इससे बाहर कुछ पढ़ने की आप लोग को ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं आज के हम चौथे टॉपिक पे। विश्व भूख दिवस, बताइए, रोटी कपड़ा और मकान। वर्ल्ड हंगर डे, प्रत्येक वर्ष 28 मई को विश्व भूख दिवस वर्ल्ड हंगर डे के रूप में मनाया जाता है। विश्व भूख दिवस द हंगर प्रोजेक्ट नामक वैश्विक संगठन की एक पहल है। द हंगर प्रोजेक्ट वैश्विक स्तर पर भूख के लिए एक तर्कसंगत उपाय खोजने के लिए प्रतिबद्ध एक वैश्विक संगठन है। इस वैश्विक संगठन की स्थापना वर्ष 1977 में की गई थी। यह विश्व भर में समान विचार रखने वाले लोगों का गैर लाभकारी समूह है। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि 2050 तक लगभग 2 बिलियन अमेरिकी लोग, बिलियन बोल रहा हूँ याद रखिएगा, गरीबी के दायरे में आ जाएंगे और उन्हें भोजन की कमी का सामना करना पड़ेगा। ग्लोबल हंगर रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत को इस सूचकांक में 117 देशों में से 102 अर्थात 102वां स्थान प्राप्त हुआ, 102, तथा देश में भूखमरी के स्तर को गंभीर श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। एक अनुमान के अनुसार विश्व में लगभग 800 मिलियन लोगों के पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है। ठीक है, तो जितना डेटा दिया गया है पढ़ लीजिएगा, स्टेट पीसीएस में अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं। हो सकता है कि इस बार तो देख रहे हैं इकोनॉमी और ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि कहना मुश्किल होगा कि किसको मैं इम्पोर्टेंट मानूँ किसको ना मानूँ। ठीक है, जीडीपी भी इम्पोर्टेंट अपनी जगह है, भूख भी अपनी जगह इम्पोर्टेंट है, उइगर मुसलमान भी अपनी जगह इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग ज़रूर डेटा को आप लोग देखिएगा। ठीक है, वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2019 देख लेते हैं। वैश्विक भूखमरी सूचकांक आयरलैंड स्थित
आयरलैंड स्थित एक एजेंसी कंसर्न वर्ल्ड लाइफ और जर्मनी के एक संगठन वेल्ट हंगर हिल्फे द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है। हिल्फे ने हाई लाइफ है, ठीक है, इंग्लिश देखा कीजिए आप लोग। इसके मानक हैं लंबाई के अनुपात में कम वजन यानी चाइल्ड वेस्टिंग, आयु के अनुपात में कम विकास चाइल्ड स्टंटिंग, और कुपोषण और बाल मृत्यु दर। वर्ष 2019 में भारत 117 देशों में से 102वें स्थान पर रहा। ये पढ़ लीजिएगा पूरा डेटा। 2019 में भारत 102वें स्थान पर रहा, जबकि 2018 में 103वें स्थान पर रहा। तो 2018 वाला भी ध्यान से देख लीजिएगा, 103 से 102 पे आ गया है, ठीक है। वर्ष 2019 के सूचकांक में नेपाल 73वें स्थान पर है, श्रीलंका 66वें स्थान पर है, बांग्लादेश 88वां स्थान पर है, म्यांमार 69 है और पाकिस्तान 94 स्थान पर है। चूँकि देश भी छोटे छोटे हैं और भारत की जनसंख्या आपको पता है ये कितना है, तो स्वाभाविक सी चीज़ है कि हमारी रैंकिंग इन लोगों से तो ख़राब होगी ही। कोई नहीं, तो ये बताने का पूरा कोशिश किया गया है कि 28 मई को विश्व हंगर डे मनाया जाता है। और विश्व हंगर द हंगर प्रोजेक्ट नामक वैश्विक संगठन की एक पहल है। द हंगर प्रोजेक्ट वैश्विक स्तर पर भूख के लिए तर्कसंगत उपाय खोजने के लिए प्रतिबद्ध है। इसकी स्थापना 1977 में की गई थी और विश्व भर में समान विचार रखने वाले लोगों का एक गैर लाभकारी समूह है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा कहा गया है कि 2050 तक 2 बिलियन लोग गरीबी रेखा के दायरे में आ जाएंगे, इन्हें भोजन की कमी का सामना करना पड़ेगा। ग्लोबल हंगर ने इस अनुसार भारत को सूचकांक में 113वें में 102वें स्थान पर रखा गया, 117 में। एक अनुमान के अनुसार विश्व में लगभग 800 मिलियन लोगों के पास खाने का पर्याप्त भोजन नहीं है। और ये भी बता दिया गया वैश्विक भूखमरी सूचकांक आयरलैंड के द्वारा एक एजेंसी जो बताया गया है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ठीक है, और जर्मनी के एक संगठन जो है वेल्ट हंगर हाई लाइफ द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है। मानक बता दिया गया है लंबाई के अनुपात में, आयु के अनुपात में कम विकास, कुपोषण, बाल मृत्यु दर। और ये पूरा डेटा देख लीजिए कि 2019 में 117 देशों में 102वें स्थान पर था और 2018 में 103वें स्थान पर था, ठीक है। और 2019 में अगल बगल पड़ोसियों का भी हालचाल जानना बहुत ज़रूरी है। नेपाल 73, श्रीलंका 66, बांग्लादेश 88, म्यांमार 69 और पाकिस्तान 94वें स्थान पर है। तो ये रहा टोटल आज के 4 DNA के टॉपिक। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आए होंगे। चारों अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, GDP वाला भी इम्पॉर्टेंट है। पूरा का पूरा डिटेल मैंने आपको GDP का दे दिया। अंतिम तिमाही की वृद्धि दर में कमी के क्या कारण थे, नोट भी बता दिया, कई बार रिपीट भी कर दिया उनको। मिसाइल पाल अग्निप्रस्थ ये भी बता दिया गया है। आप बताइएगा कहाँ पे है कलिंगा, ये जो बताया गया है पार्क। इतना तो थोड़ा आप लोग भी गूगल पर सर्च मार कीजिए कि कब स्टार्ट किया गया, क्या इसकी स्थिति है, पानी के अंदर जो सारा बताया गया आपको पूरा पढ़िए आप लोग आराम से इसको। उइगर मानवाधिकार विधेयक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा डिटेल ही बता दिया गया, इससे बाहर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। उइगर मुसलमानों के बारे में बता दिया गया है सारा, कहाँ कहाँ बसे हैं, कैसे कैसे क्या है, चीन का पक्ष क्या कहता है, अमेरिका का पक्ष क्या कहता है, भारत का क्या हित है, ठीक है। विश्व भूख दिवस के बारे में तो बता ही दिया आपको। तो ये रहे आज के महत्वपूर्ण DNA। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आए होंगे। तो चलिए आप लोग आराम से पढ़ाई कीजिए, फिर मिलते हैं 8:30 बजे। आज एक नई एनर्जी के साथ, नई अप्रोच के साथ आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। रेड ग्रुप के मेंबर जिनको जुड़ना है तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सभी लोग तो अपना परफॉर्मेंस जो लोग दे रहे हैं वो लोग दे ही रहे हैं। बाकी जिनको नया जुड़ना हो तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क कीजिए। तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।